नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए क्लास कर रहे थे और क्लासेस चल रही थी हमारी यूपी जीके की। यूपी जीके में जिलावार अध्ययन हमने शुरू किया था। लास्ट क्लास में सहारनपुर इसके बारे में डिस्कस किया था, कौन-कौन से फैक्ट हो सकते हैं जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाएँ जैसे लेखपाल, लेखपाल के अलावा जूनियर असिस्टेंट इनमें पूछे जा सकते हैं सवाल, उनको किया था। अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें 2-3 बातें आप पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली बात तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है? इसके अलावा जो लेखपाल का बैच चल रहा है, उसमें भी पीडीएफ दे दी जाएगी। मैं 2-3 जानकारियाँ आपसे और साझा कर लूँ। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, किसी भी परीक्षा की, तो यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको पता होगा यूपी जीके और कंप्यूटर, ये आता है 35 नंबर का। अगर आपको हमारे बैचेस से जुड़ना हो, तो आप एप्लीकेशन में जा सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। यूपी जीके और कंप्यूटर के कॉम्बो बैच से आप जुड़ सकते हो। AD21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लेना। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। ये बैच चल रहा है, ठीक है? और इसमें आप AD25 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। AD25 इसमें आपके प्राइस कम हो जाएँगे। चलिए, इसके अलावा और भी बैचेज़ आपको मिल जाएँगे जैसे हिस्ट्री के बैच हैं या पॉलिटी का बैच है या फिर ज्योग्राफी का बैच है और भी कई सारे बैचेज़। करंट अफ़ेयर्स अगर चाहिए तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएँगी यूपी स्पेशल करंट अफ़ेयर्स। ठीक, शुरू करें? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसको ध्यान से देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करो। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मुज़फ्फरनगर से संबंधित हैं, ठीक है? मुज़फ्फरनगर। अब यहाँ पर आओ, कह रहा है कि ये जो कथन दिए हैं, उनमें से सही कथन की पहचान करो। ध्यान से पढ़ना सबको। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मुज़फ्फरनगर इसे भारत का चीनी का बाउल कहा जाता है। क्या ये सही है? आप जब ऑफिशियल साइट में जाएँगे, तो वहाँ पर मुज़फ्फरनगर के बारे में ये बात कही गई है। ये भारत में चीनी का बाउल है। अच्छा, अब सवाल ये आया कि इसको चीनी का बाउल क्यों कहा गया? अर्थात मुज़फ्फरनगर की जो इकोनॉमी है, वो किस पर निर्भर है? चूँकि यहाँ पर गन्ने की पैदावार होती है। गन्ने की पैदावार यहाँ ठीक-ठाक होती है। इसके अलावा अगर आप मुज़फ्फरनगर में जाओगे, गौर करना, मुज़फ्फरनगर की अर्थव्यवस्था, ये किस पर निर्भर है? यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, ये कृषि पर निर्भर है, यानी कि गन्ने पर निर्भर है। और भी कई सारे खाद्यान्न यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा कागज़ पर निर्भर है और साथ ही साथ यहाँ इस्पात उद्योग, इन सभी पर निर्भर है यहाँ की अर्थव्यवस्था। एक सवाल मैं और आपसे पूछता हूँ, यहीं पर ध्यान देना सारे के सारे फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। ये जो मुज़फ्फरनगर है, क्या ये एनसीआर एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। इसे एनसीआर भी कहते हैं, एनसीटी भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो एनसीआर का क्या ये हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल ये हिस्सा है एनसीआर का। सवाल मेरा ये है कि अगर ये एनसीआर का हिस्सा है तो कब बना था? अर्थात कब हिस्सा बना था एनसीआर में, इसको कब शामिल किया गया था? ये शामिल हुआ था जून 2015 में। जून 2015 में न सिर्फ मुजफ्फरनगर को शामिल किया गया था एनसीआर में, बल्कि हरियाणा के भी कुछ शहरों को शामिल किया गया था। हरियाणा, हरियाणा में जैसे जींद, इसे भी एनसीआर का हिस्सा बनाया गया था। इसके अलावा करनाल, इसे भी एनसीआर का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? बात मुजफ्फरनगर की हो रही है, तो 2-3 बातें और डिस्कस कर लें। मुजफ्फरनगर, गौर करना, मुजफ्फरनगर को इस्टेब्लिश कब किया गया था? एक 1633 वर्ष आया। 1633, ये 1633 का काल जब आप इतिहास में देखोगे, तो ये शाहजहाँ का काल है। शाहजहाँ का ये काल हुआ करता था। शाहजहाँ का एक मुगल सेनापति था। मुगल सेनापति इसका हुआ करता था। क्या नाम था? सूबेदार। नाम था सैयद मुजफ्फर खान। सैयद मुजफ्फर खान। और इसी का एक पुत्र था, गौर करना जरा, इसी का एक पुत्र था मुजफ्फर खान का, जिसका नाम था मुनव्वर लश्कर खान। इसी पुत्र ने अपने पिता के नाम पर ये जो शहर है, इसका नाम मुजफ्फरनगर रखा था। अगर आपसे पूछे ये किसके नाम पर बसाया गया है,
तो यही है, मुज़फ़्फ़र खान के नाम से इस नगर को या हम कहें इस ज़िले को बसाया गया है। आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। वापस आ जाओ। अब इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना और बताना कि कौन सही है। मुज़फ़्फ़रनगर को भारत का चीनी का बाउल कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। मुज़फ़्फ़रनगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2013 में शामिल किया गया था, नहीं ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया था 2015 में इसे शामिल किया गया था। फिर आगे कह रहा है, मुगल कमांडर था सैयद मुज़फ़्फ़र खान, उसके पुत्र ने अपने पिता के नाम से 1633 में इस शहर को इस्टैब्लिश किया था। ये भी ठीक है। दूसरा गलत होगा, केवल 1 और 3 सही हैं। केवल 1 और 3 ये सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है? और आगे बढ़ें, दूसरे को ध्यान से पढ़ो। दूसरे को पढ़ो और दूसरा क्या कह रहा है इसको ज़रा गौर से समझना। कह रहा है मुज़फ़्फ़रनगर का नाम उसके नाम पर रखा गया था। ऑप्शन पढ़ो, 5 ऑप्शन दिए हैं आपके। सबसे पहला ऑप्शन दिया है, मुनव्वर लश्कर खान ने अपने पिता के नाम पर इसका नाम रखा था। ये तो सही है, अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा शाहजहाँ ने अपने दादा के नाम पर इसका नाम रखवाया था, ये गलत हो जाएगा। इब्राहिम शाह शर्की ने अपने बड़े पुत्र के नाम पर रखा था मुजफ्फरनगर का नाम, ये भी गलत है। अब्का खैल वर्ग, ये मैंने आपको अकबर के साम्राज्य में पढ़ाया है। तो ये जो अब्का खैल वर्ग है, ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से देखिए जाके ये क्या होता है। आप लगातार पढ़ भी रहे होंगे लेखपाल के बैच में, है ना? तो ये अतका खैल वर्ग के प्रमुख के नाम पर मुजफ्फरनगर का नाम हुआ करता था। नहीं, ये भी गलत है। पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है? पहला सही है। अच्छा यहाँ पर आओ, 2-3 बातें हम और आपसे डिस्कस करते हैं, अलग से। ये बातें जो मैं लिख रहा हूँ, ये अलग से लिखते रहना। एक वर्ष है 1901, 1901 मुजफ्फरनगर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है। इस समय भारत में ब्रिटिश काल था। ब्रिटिश काल हुआ करता था, यानी ब्रिटेन यहाँ पर राज कर रहा था। तो सवाल अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ उस समय जब ब्रिटिश काल था, तो ये जो मुजफ्फरनगर है, बात मुजफ्फरनगर की चल रही है। ये जो शहर है या हम कहें जिला है मुजफ्फरनगर, ये किसका हिस्सा हुआ करता था? ये हिस्सा हुआ करता था मेरठ मंडल का। यानी उस समय आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत में मेरठ मंडल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा ये जो शहर है मुजफ्फरनगर, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम आपसे पूछे बताओगे सरवत। याद रखो, सरवत। दरअसल नेक्स्ट पेज में आओ, एक बात मैं और आपको बताता हूँ। एक क्षेत्र हुआ करता था खेरा। गौर करना, ये एक-एक शब्द को ध्यान से समझना, चूँकि यहाँ से सवाल बना सकता है स्टेटमेंट आपके एग्ज़ाम में। एक क्षेत्र था खेरा और एक क्षेत्र था सुजरू, ठीक है? खेरा और सुजरू। कहते हैं कि ये जो 2 ज़मीन के टुकड़े थे, इन ज़मीनों को मिलाया गया यानी विलय कर दिया गया और फिर इनको मिला के 1633 ईस्वी में मुजफ्फरनगर बसा दिया गया। और बसाने के पीछे प्रोसेस क्या था वो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। शाहजहाँ का सूबेदार था एक सरदार हुआ करता था। फिर से देख लो, नाम क्या है इसका? सैयद मुजफ्फर सैयद मुजफ्फर खान, ठीक है? किसने ये परियोजना शुरू करी थी? इसी को ये जागीर प्रदान की गई थी, लेकिन फिर आगे चल के जो इसका पुत्र आया, पुत्र का नाम है मुनव्वर लश्कर खान। ये जो पुत्र था इसी ने फिर पिता के नाम पे इस शहर को बसाया था। ठीक? यानी कि नाम दिया था। ये बात कब की हो रही है? 1633 ईस्वी की। कौन-कौन से 2 क्षेत्रों को मिला के बनाया गया था? हेरा और सुजरू। यहाँ तक बात समझ गए? आओ वापस। सही उत्तर होगा ए पार्ट। तीसरे में आ जाएँ? तीसरे में चलो, कह रहा है कि मुजफ्फरनगर में स्थित पुरातात्विक स्थल है, ये है मांडी। ये सवाल एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि मांडी किस जिले में है? तो आप बताओगे मुजफ्फरनगर में, ठीक है? ये पुरातात्विक स्थल है। इसके संबंध में ये विकल्प दिए हैं। बताओ कि कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहला है कि काली नदी के पश्चिम में मांडी गांव अवस्थित है। मांडी गांव के नजदीक से एक नदी निकल रही है जिसको कहते हैं काली। बिल्कुल ठीक है।
दूसरा कह रहा है तीस्ता नदी के दाहिने छोर पर अवस्थित स्थल है ये। यानी कि मांडी गांव जो है वो क्या काली नदी के किनारे है? हाँ, ठीक है। क्या तीस्ता नदी के दाहिने छोर पर है? ना, गलत है। क्या सिंध और बेतवा के मध्य अवस्थित है? ना, गलत है। तो यहाँ केवल एक सही होगा, केवल एक। सी पार्ट सही हो जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो मांडी है, यहाँ से हड़प्पा स्थल के प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा के यहाँ से प्रमाण भी मिले हैं, अर्थात हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। ठीक है। और क्योंकि हड़प्पा-कालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, तो एक तरह से पुरातत्वविदों ने ये अंदाज़ लगाया है कि ये एक मांडी एक हड़प्पा-कालीन व्यापारिक केंद्र रहा होगा उस समय। तो 2 और 3 गलत हैं, केवल 1 सही है। अच्छा, और आगे बढ़ो ज़रा, 4th में आ जाओ। चौथे में क्या कह रहा है? गौर करना। कह रहा है कि किस वर्ष खेरा और सुजरू की भूमि पर अविभाजित मुजफ्फरनगर शहर की स्थापना की गई थी? अभी मैंने बताया था 1633, यानी कि सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, सी पार्ट। अच्छा, इससे संबंधित 2 थे, यहाँ पर आओ। 2 तथ्य, इनको याद रखना। एक 2 तथ्य, दरअसल ये 2 ईयर हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर से संबंधित 2 ईयर और याद रखना आप। ये 2 एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो है 1399, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? और दूसरा वर्ष है 1326, इस समय क्या हुआ? ठीक है। 1326 नहीं, ये तो बहुत पीछे चले जाओगे आप। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना? तो आप 19वीं सदी में आ जाओ, 1826 में आ जाओ। एक तो 1399 में क्या हुआ यहाँ, और 1826 में क्या हुआ? 1399 में मुजफ्फरनगर में यहाँ पर तैमूर का आक्रमण हुआ था, और तैमूर ने यहीं इसी के आसपास एक सेना गठित की गई थी तैमूर से लड़ने के लिए। ये थी हिंदू सेना। लेकिन ये संगठित थे नहीं। कहते हैं अगर ये संगठित होते तो हो सकता है तैमूर पर भारी भारी पड़ते, लेकिन ये असंगठित थे। ठीक। तो तैमूर और असंगठित हिंदू सेना के मध्य युद्ध होता है, और यहाँ पर तैमूर विजयी हुआ था। दूसरी बात, 1826 में आ जाओ। इस काल में क्या हुआ, या इस समय में क्या हुआ? इस समय में हुआ ये कि ये जो मुजफ्फरनगर है 1826 में, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजस्व जिला बना था। राजस्व जिला बना, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक राजस्व जिला, ये कब बना था? ये बना था 1826 में। वापस आओ जरा। सही उत्तर होगा सी पार्ट। पांचवें में आ जाओ। कह रहा है पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, ये उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से संबंधित थे? याद रखिएगा, ये संबंधित थे मुजफ्फरनगर से। ठीक है। लियाकत अली खान यहीं से संबंधित था। अच्छा, यहाँ पर भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। इस क्रांति से संबंधित एक नेता का नाम आप मुझे बता दो। मैं आपको लिए चलता हूँ शामली। मुझे बताओ, शामली से 1857 की क्रांति में कौन व्यक्ति था जो अंग्रेजों को धूल चटा रहा था? यहाँ से एक व्यक्ति था, मोहर सिंह। मोहर सिंह। मोहर सिंह ने 1857 की क्रांति में शामली से लड़ाई लड़ी थी। ठीक। तो सही उत्तर क्या होगा? ए पार्ट होगा। याद रखना, सवाल आगे पूछा जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट सवाल, कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान जो लियाकत अली थे, वो किस जनपद से थे? यहीं से, मुजफ्फरनगर। और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। कह रहा है कि कब अविभाजित मुजफ्फरनगर में डॉक्टर बाबूराम गर्ग, श्री उग्रसेन, श्री केशव दास गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यालय खोला गया? मुझे ईयर और डेट दोनों बताओ, किस वर्ष खोला गया था? यहाँ पर आओ। कुछ बातें एक्स्ट्रा मैं आपको और बताता हूँ, याद रखिएगा। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख रहा हूँ, बिल्कुल इनको अलग से नोट करते रहो। एक तारीख आई 6 अप्रैल की।
1919 6 अप्रैल 1919। ठीक। जगह थी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर 1919 का वर्ष था, 6 अप्रैल था, जगह थी मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में ये महसूस हुआ कि क्यों ना यार यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यालय खोला जाए। कार्यालय खोला जाए। ठीक। काहे का कार्यालय? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यालय यहाँ पर खोला गया। लेकिन कौन, किसने भूमिका निभाई थी? नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व तीन लोगों के नाम याद रखो। एक का नाम था डॉक्टर बाबूराम गर्ग। एक शख्स का नाम था उग्रसेन। और एक शख्स का नाम था केशव गुप्ता। इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर 6 अप्रैल 1919 को ये कार्यालय खोल दिया गया। एक तारीख और ईयर मैं आपके सामने और रखता हूँ। 8 मई 1940। ये वो दौर है जब भारत में क्रांतिकारी जो घटनाएं थी वो भारत में घटनी शुरू हो गई थी, क्योंकि लगातार हम आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे और अंग्रेज लगातार दूसरे युद्ध में फंसते जा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर एक कांड होता है मुजफ्फरनगर में। कांड ये होता है कि 8 मई 1940 को यहाँ पर एक जिला कलेक्ट्रेट जिला कलेक्ट्रेट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया जाके। यहाँ पर जो अंग्रेजी अधिकारी होंगे, दो चार कंटाप अंटाप मारे होंगे, भगा दिया होगा और यहाँ के कलेक्ट्रेट पर कर लिया कब्जा। अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ के क्रांतिकारियों के नाम कौन कौन थे जिन्होंने कब्जा किया था। एक तो थे शगुन चंद्र। एक शख्स का नाम था चंद्रसेन। और एक जनाब का नाम था रामजी लाल। तीनों के नाम याद रखो। इन क्रांतिकारियों ने यहाँ के जिला कलेक्ट्रेट पर कब्जा कर लिया था 1840 8 मई को। वापस आए। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा 6 अप्रैल 1919, यानी कि बी पार्ट। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कार्यालय था वो कब खोला गया था? 6 अप्रैल 1919 को। और आगे बढ़ो। कह रहा है कि सही विकल्प चुनो। ये विकल्प दिए हैं और ये ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले विकल्पों को पढ़ो ध्यान से। मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल कस्बे में हनुमान धाम का निर्माण 1987 में कराया गया था। बिल्कुल ठीक है। मुजफ्फरनगर जनपद में 35 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा है। ये भी बिल्कुल ठीक है। गणेश जो धाम है वो किस नदी के किनारे है मुजफ्फरनगर में? याद रखो, त्रिपाठा नदी। ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे। सी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें ये जो दो बातें दी गई हैं, इन दो बातों को थोड़ा सा और क्लियर करके पढ़ते हैं। एक तो हनुमान धाम। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी एग्जाम हॉल में, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग चीजें करके पढ़ेंगे। एक तो हनुमान धाम या हनुमत धाम कहा जाता है और दूसरा है गणेश धाम। तो ये दोनों ही पवित्र स्थल हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो मुजफ्फरनगर में जा सकते हो। अच्छा, ये जो हनुमान धाम है, हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे, इसका जो निर्माण किया गया है 1987 में। और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, अर्थात प्रतिमा है। प्रतिमा होगी तो हनुमान जी खड़े ही रहते हैं हमेशा, है ना? तो कितनी होगी? लगभग लगभग 72 फीट है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई भी याद रखो, सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो गणेश धाम है, ये किस नदी के किनारे है? पहले तो मुझे नदी बताओ। नदी है त्रिपाठा। ठीक, त्रिपाठा। इसके अलावा अ, यहाँ पर एक टीला भी है। एक टीला भी है। ये टीला भी आपसे पूछा जा सकता है। इस टीले का नाम है सुखदेव। सुखदेव टीला। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, यहीं पर है। और यहाँ पर जो गणेश धाम है, गणेश जी की मूर्ति है। और ये जो प्रतिमा है गणेश जी की, इस प्रतिमा की ऊंचाई है लगभग 35 फीट। 35 फीट। वापस आओ अपने सवाल में। तीनों सही है। मैं लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। सही कथन की पहचान करो। पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ना। 3 वाक्य दिए हैं। वाह लना,
जैन मंदिर का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वाह लना, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर एक मंदिर शिव जी का है, एक मस्जिद है और जैन मंदिर है। अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द का यहाँ मिला-जुला असर देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है वालनाह, ये जैन धर्म का प्रतीक तो है लेकिन ये सहारनपुर में है, ये गलत हो जाएगा। वाहलना ये मुजफ्फरनगर में है, तो दूसरा गलत है। तीसरे में कह रहा है लना जैन मंदिर है जिसे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ठीक है। एक और तीन सही होगा। एक और तीन डी पार्ट। ठीक। दूसरा गलत होगा क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना ये मुजफ्फरनगर में है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह रहा है ये विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प की पहचान करो। पहला ऑप्शन कह रहा है कि संभल बेड़ा पंचमुखी शिवलिंग मंदिर मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। यह मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जितना ही प्राचीन है। बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है शुक्र तीरथ या शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है या मुजफ्फरनगर में है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सही है। यह पवित्र यमुना नदी के तट पर, ये गलत हो जाएगा। एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ तक तो सही है मुजफ्फरनगर में है लेकिन यह पवित्र यमुना नदी के तट पर, ये गलत हो गया। यमुना नहीं, ये गंगा के तट पर है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। मुजफ्फरनगर के नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किसने किया था? उस समय के जो राज्यपाल थे विष्णुकांत शास्त्री, इन्होंने किया था। ये भी सही है। एक और तीन सही है। एक और तीन सही है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा, मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। देखो, एक मंदिर है यहीं पर, इसका नाम है शुकदेव। शुकदेव मंदिर। ये जो शुकदेव मंदिर है ना, यहाँ पर कुछ मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां बड़ी शानदार बनाई गई हैं। और ये जो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति है राजा परीक्षित जी की और एक मूर्ति है यहाँ पर, ये ऋषि हैं, ऋषि शुकदेव की। कहते हैं कि ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित को यहीं पर भागवत की कथा सुनाई थी। तो आपसे ये पात्र पूछे जा सकते हैं कि शुकदेव में कौन-कौन है? राजा परीक्षित हैं और ऋषि शुकदेव की मूर्तियां हैं यहाँ पे। और यहीं मुजफ्फरनगर में मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। कौन-कौन सी? 2 बातें। एक तो हनुमान मंदिर और एक कौन-सा? गणेश मंदिर है। दोनों ही मंदिरों में जो मूर्तियां हैं, उनकी लंबाई ज़रूर याद रखना। हनुमान मंदिर ये 75 फीट है और गणेश मंदिर यहाँ पर जो मूर्ति है वो 35 फीट है। बस इतना याद रखना, हनुमान मंदिर में ज़्यादा बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी खड़े हैं और गणेश मंदिर में यहाँ पर छोटी मूर्ति होगी। तो ये 75 है, ये 35 है। मुजफ्फरनगर में जब आप जाओगे तो बहुत सारे और मंदिर मिलते हैं। अगर आप जाना चाहना तो घूमना यहाँ पे। जैसे एक है गंगा मंदिर। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है गंगा मंदिर? तो क्या बताओगे? मुजफ्फरनगर। गंगा मंदिर। इसके अलावा और भी कुछ है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ पर एक नीलकंठ मंदिर है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मंदिर है जिसको बोलते हैं चरण दास जी का मंदिर। चरण दास जी का मंदिर। तो ये सारे मंदिर कहाँ हैं? ये हैं मुजफ्फरनगर में। वापस आ जाओ अपने सवाल में। इसमें एक और तीन सही होगा। ठीक। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है कि मुजफ्फरनगर के बारे में सही विकल्प की पहचान करो। मुजफ्फरनगर के बारे में सही विकल्प की पहचान करना है। यह मुरादाबाद मंडल का हिस्सा है क्या? अ, सही विकल्प पहचानना है ना? इसको जरा फिर से पढ़ो। कह रहा है कि ये जो मुजफ्फरनगर है ये मुरादाबाद मंडल का हिस्सा है। नहीं, ये जो क्षेत्र है ये सहारनपुर का है। सहारनपुर मंडल इस क्षेत्र में आता है। तो ये पहला गलत होगा। यमुना नदी बिजनौर और मुजफ्फरनगर को अलग करती है। क्या ये सही है? मैप में जाओ। बिजनौर और मुजफ्फरनगर को यमुना कहाँ से अलग करेगी? ये तो गलत हो गया। गंगा अलग करती है ना? बिजनौर और मुजफ्फरनगर को गंगा अलग करती है। यमुना भी गलत, दूसरा भी गलत। फिर कह रहा है मुजफ्फरनगर का एक जिला एक उत्पाद है गुड़।
क्या ये सही है? हाँ, ये ठीक है। इसका एक जिला, एक उत्पाद गुड़ है। तो केवल 3 सही होगा, केवल 3। अच्छा, बात सहारनपुर की आ रही है। सहारनपुर, सहारनपुर मंडल, यहाँ पर कौन-कौन शामिल है? 3 है। एक तो सहारनपुर, दूसरा शामली और तीसरा मुज़फ्फरनगर, ये शामिल है। तो ये गलत हो जाएगा पहला, ठीक है? और दूसरा भी गलत होगा, केवल 3 सही होगा। तो यहाँ तक आई होप आपने देख लिया। ये हैं कुछ एमसीक्यूज़ जो कि मुज़फ्फरनगर से संबंधित है। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, तो फिर ए4 साइज़ में जो पीडीएफ है, वो आपको बैच में दी जाएगी, ठीक? चलिए, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।